बच्चों, अभी तक हमने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में देखा था और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे करते हैं इस बारे में हमने चर्चा की थी। इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, हमें किसी भी क्वेश्चन में जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, यहाँ पे सिंपल सी चीजें क्या बोलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है, साथ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है। तो फर्स्ट ऑफ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया था आपके साथ, दैट इज लिफो मेथड एंड फीफो मेथड। फीफो और लिफो के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक नेक्स्ट जो मुझे लेना है इसमें वो अपन देख लेते हैं। थर्ड मेथड हमें लेना है और वो मेथड होगा हमारा वेटेड एवरेज मेथड। हम वेटेड एवरेज मेथड भी कर लेते हैं और फिर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखने जाएंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आपके होंगे। एक मिनट, हाँ। अब व्हाट इज वेटेड एवरेज मेथड? वेटेड एवरेज मेथड क्या है, हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, इसका ध्यान रखना। हम इस चैप्टर में कर रहे हैं बहुत सिंपल सा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू करनी है। तो एक तो हम करें सबसे पहले फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन हमने किया लिफो मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर बात करते हैं वेटेड एवरेज। अब पहले वेटेड एवरेज निकालने से पहले हमें कुछ सीखना है, वो है, आप एक चीज बताओ, किसी भी चीज की आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। मतलब प्राइस का नॉर्मली क्या होता है, रेट का या प्राइस का एवरेज होता है। तो एवरेज दो तरीके के हो सकते हैं, एक सिंपल तरीके से एवरेज हो सकता है और एक वेटेड तरीके से एवरेज हो सकता है। तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मुझे किसी चीज का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा। जैसे मेरे पास पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा हद तक है। क्या है कि मेरे पास कुछ यूनिट्स हैं और मेरे पास प्राइस है। मैंने बोला कि 300 यूनिट है 3 रुपए से, 400 यूनिट है 4 रुपए से और 500 यूनिट है 5 रुपए से। ये मेरे पास दिया हुआ है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर इसका आप एवरेज प्राइस निकालो, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, सर क्या करना है, एवरेज प्राइस निकालने के लिए, आप क्या करोगे, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्राइस वुड बी 4 रुपीज। ये हो जाएगी बेटा। मैंने क्या बोला कि अगर आपको एवरेज प्राइस निकालने के लिए बोलेगा, आप सिंपल सा निकाल दो कि एवरेज प्राइस ही होगी। जब हम बात करें वेटेड एवरेज प्राइस निकालो, मैं बात करता हूं कि एवरेज प्राइस निकालो, तो एवरेज प्राइस 4 आ गई। बट यहां पे अगर देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट कौन सी रेट की ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट कौन सी रेट की ज्यादा है, ये 5 रुपए वाली ज्यादा है। तो हमारे पास जो प्राइस आना चाहिए वो किसके करीब ज्यादा हो, किसको ज्यादा वेट देना चाहिए, हमें 5 रुपए को ज्यादा वेट देना चाहिए। तो एक तो आपको नॉर्मल प्राइस निकालने के लिए बोलेगा और दूसरा आप निकाल सकते हो क्या, इसी की वेटेड एवरेज प्राइस। जब भी आप वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हो तो वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, 300 × 3 प्लस 400 × 4 प्लस 500 × 5 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 400 प्लस 500। इससे आपके पास क्या आ जाएगी, वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया आपको? हमने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करके उसकी रेट से फिर हमने प्राइस निकाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना। एक बार करके देखते हैं कितनी वेटेड एवरेज प्राइस आती है हमारे पास। 300 × 3 निकालो सारे बच्चे, m प्लस 400 × 4 m प्लस और 500 × 5, ये हो गए हमारे पास 5000 डिवाइड बाय 1200। तो 5000 डिवाइड बाय 1200 दैट इज 4.16। ये हमारी प्राइस हो गई। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। बेटा सर ये मेथड क्या है, फिर ये मेथड क्या होगा, जब भी आपको वेटेड एवरेज प्राइस से क्वेश्चन को करने के लिए बोला जाएगा तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, जो आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो उस बैलेंस को आपको वेटेड एवरेज प्राइस पे निकालना है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, लिफो मेथड और फीफो मेथड में जो भी यूनिट्स थी उसको अलग अलग लिख रहे थे कि भैया हमारे 3 रुपए वाली इतनी यूनिट बची हुई है, 4 रुपए वाली इतनी यूनिट बची हुई है। लेकिन इन वेटेड एवरेज प्राइस मेथड हमें क्या करना है, जब भी हम बैलेंस निकालेंगे तो उस समय हमें क्या करना है बच्चों, उस समय हमें बहुत सिंपल सा उस क्वेश्चन में जो
प्राइस होगी वो वेटेड एवरेज प्राइस होगी। मतलब हर बार आपको वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के फिर क्वेश्चन को करना है। सर करें एक इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से करें? चलो करवा दो सर। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे कर रहे हैं? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से कर रहे हैं। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से करते हैं इसको, इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या होगा देखो, हम यहां लिखेंगे क्या? डेट। डेट के बाद क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास रिसीट्स होंगी, फिर हम क्या करेंगे? इशू करेंगे, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब रिसीट में भी हमारे पास कुछ कॉलम्स बढ़ जाएंगे। क्या क्या? यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सॉरी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये होगा हमारे पास बेटा। अब सबसे पहले हमारे पास देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अप्रैल 1 को हमारे पास कितनी थी? 5 रुपए से 500 यूनिट थी। ठीक है, तो हम यहाँ आ गए। अप्रैल 1 500 यूनिट है, 5 रुपए से 2500 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस कितना रहा? यहाँ पे वेटेड एवरेज निकल ही नहीं सकता क्योंकि एक ही टाइप की यूनिट है। कितना हो गया? 2500। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। फिर हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब किया है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किया है अप्रैल 5 को, 300 यूनिट 6 रुपए वाली। आ जाओ लिख लेते हैं। अप्रैल 6 300 यूनिट है 6 रुपए वाली, तो 1800 रुपए हो गए। प्लीज ध्यान से सुनना। अब हम जो बैलेंस में जो करने वाले हैं बेटा, हम जो बैलेंस में करने वाले हैं वही हमारी क्या होगी? वेटेड एवरेज प्राइस होगी। सिंपल सा, मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको उस फॉर्मूले से भी करने की कोशिश करते हैं, और डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो इस पे भी हम फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट डाल रहा हूं कि हमने कैसे सॉल्व किया है, वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकाली है। देखो हमारे पास 500 यूनिट है कितने रुपए वाली? 5 रुपए वाली, प्लस 300 यूनिट है कितने रुपए वाली? 300 यूनिट कितने रुपए वाली है हमारे पास? सर 6 रुपए वाली हमारे पास 300 यूनिट है, डिवाइडेड बाय 500 प्लस 300, तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगी। करते हैं, कितना आया? 500 मल्टीप्लाई बाय 5, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2500 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 800, तो आपके पास वेटेड एवरेज प्राइस आ गई 5.375। कितनी आ गई बेटा? 21। वेटेड एवरेज प्राइस 21 कैसे हो गई बेटा? तरुण 21 कैसे हुई वेटेड एवरेज प्राइस? सॉरी सर, वो गलती से कर दिया था। ओके, नो प्रॉब्लम। कितनी होगी? 5.375, ये हमारी वेटेड एवरेज प्राइस हो गई। सर अब हम जब बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हमारे पास कितनी यूनिट है? 800 यूनिट है। ठीक है, हमारे पास 800 यूनिट है, और इसकी एक की प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस कितनी है? 5.375, और अमाउंट कितना है? 4300। ठीक है, आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सर ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? हर बार हमको इस तरीके से करना पड़ेगा? ना बेटा ना, बहुत सिंपल सा है। इसके लिए आपने क्या किया है, देखो मैं यहां पे आपको निशान लगा रहा हूं कि ये कहां दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ। ये कहां दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब यही है भाई। 2500 कैसे हैं? 500 मल्टीप्लाई बाय 5। 1800 कैसे हैं? 300 मल्टीप्लाई बाय है। फिर आपको ये दोनों कहां दिए हुए हैं? ये दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है? इनका टोटल करके, देखो आपको क्या करना है, इनका टोटल करके इससे डिवाइड करना है।
यही किया हमने, यही किया, वेटेड एवरेज प्राइस ऐसे ही निकाली है। आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, बट फॉर्मूला लिखने की आपको नीड नहीं होगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत आसान होगा। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इशू किया है, कितना इशू किया देखते हैं। हमने इशू किया 600 यूनिट और 8 अप्रैल को किया है। देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने क्या किया है बेटा, अप्रैल 8 को कितनी यूनिट इशू की है, 600 यूनिट इशू की है। 5.375 एक की कीमत है, तो कितना हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 5.375, कितना हो गया 3225। 3225। अब यूनिट कितनी बच गई हमारे पास, यूनिट बच गई सर 200 यूनिट बच गई 5.375 से ही, और 200 मल्टीप्लाई बाय 5.375 कितना आ गया 1075। ये जहां तक समझ में आ गया क्या बेटा, बताओ, यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या? सर एक बार बैलेंस कैसे है, एक बार वापस बता दो। बैलेंस ऐसे आया बेटा, हमारे पास यूनिट कितनी है, हमारे पास ये यूनिट है, कितनी यूनिट है हमारे पास 800 यूनिट है। 5.375 एक की कॉस्ट है, तो हमारे पास 4300 रुपए की यूनिट रखी हुई है, ठीक है। हम जो इशू करेंगे, हमने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे कर लिया, वेटेड एवरेज प्राइस पे कर लिया। तो जब इशू करेंगे तब भी हम वेटेड एवरेज प्राइस पे ही करेंगे। तो हमारी 600 यूनिट हमने इशू की है, वो किस पे की है 5.375 पे की है। मतलब हमने क्या किया है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गए 200 यूनिट। भाई आपके पास 800 यूनिट है, 5.375 पर यूनिट के हिसाब से आपके पास रखी हुई है, उसमें से 600 यूनिट आपने जो इशू की है, तो इशू करोगे तब भी आप वेटेड एवरेज प्राइस ही लोगे। जब भी आप इशू करोगे तो क्या लोगे, वेटेड एवरेज प्राइस ही लोगे। क्लियर है? ओके सर, यस। अब हमारे पास 200 यूनिट बची हुई है, 200 यूनिट इस तरीके से हो जाएंगी। अब एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे भी, तो सॉरी ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, कब, देखो नेक्स्ट हमने क्या किया है, 10 अप्रैल को 1000 यूनिट 8 रुपए वाली ली है। प्लीज ध्यान से सुनते जाना, आप आराम से काम हो जाएगा आपका। क्या है, अप्रैल 10 हमारे पास कितनी यूनिट आई है, 1000 यूनिट है 8 रुपए से, तो कितनी यूनिट हो गई टोटल, सॉरी 8000 रुपए की यूनिट हो गई। अब हमारे पास स्टॉक में कितना होगा, अब मैं यहाँ पे 2 नंबर डाल रहा हूं, आपके पास वैल्यू कैसे करोगे, आपके पास है 1000 यूनिट है 8 रुपए से, प्लस 200 यूनिट है आपके पास कितने रुपए से, 5.375 से। ये ध्यान रखने वाली बात है, हमारे पास कितनी यूनिट है 5.375 से, ठीक है। डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 प्लस 200 से, तो आपके पास वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगी। बताओ कितना हुआ, मैं नॉर्मली बता देता हूँ आपको। आप क्या करोगे, 8000 प्लस 1075, क्या करोगे 1075 प्लस 8000 डिवाइड बाय 1200, तो आपके पास एक की प्राइस आ जाएगी, और ये आ रही है 7.5625 कितनी आ रही है 7 पॉइंट, एक्चुअली क्वेश्चन अपन ने उसी को उठा लिया है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि सर इस टाइप की प्राइस आएगी क्या। अदरवाइज क्या होता है कि क्वेश्चन अगर आप जो फ्रेम होके आएगा, तो वहां पे प्राइस में ज्यादा नहीं आएगा, 6.25 आ गया, 6.5 आ गया, तो 2 डिजिट में आ जाएगी, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अपन ने उसी क्वेश्चन को उठा लिया है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इस टाइप की प्राइस आ रही है। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्राइस कितनी आ गई 7.5625, ये प्राइस आ गई हमारे पास। आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे क्वेश्चन को, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते क्वेश्चन को, डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, इसको प्लस इसको, तो डिवाइड करते हैं हम किसको, इन दोनों को ले लेते और इससे डिवाइड कर देते, तो हमारे पास प्राइस आ जाती। ये वाली जो प्राइस निकाली है ना हमने बेटा, ये आपकी इस टाइप सही, इस टाइप से आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगा, सॉरी। अब हमारे पास बैलेंस कितना है, प्लीज ध्यान से सुनो, हमारे पास बैलेंस कितना है, बैलेंस है हमारे पास 1200 यूनिट,
बैलेंस कितना है हमारे पास 1200 यूनिट, और एक की प्राइस कितनी है 7.5625, हम लिख देंगे यहाँ पे 7.5625, और अमाउंट आ जाएगा 9,075 रुपये। क्लियर है बेटा? ये जब भी Yes. आप वैल्यू करोगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, वेटेड एवरेज प्राइस से ही आपको स्टॉक को वैल्यू करना है, और जब इश्यू करोगे तब भी किस पे इश्यू करोगे, वेटेड एवरेज प्राइस पे ही करोगे। तो दो चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है इन वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 15 अप्रैल को हमने 700 यूनिट इशू किए। अप्रैल 15 हमने कितनी यूनिट इशू की है बेटा? अब बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास 1200 यूनिट है, हमने उसमें से कितनी यूनिट इशू कर दी 700 ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 700 किस रुपए से 7 पॉइंट थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। हमने 700 यूनिट इशू कर दी 7.5625 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई बाय 700, तो ये आ गया आपके पास 5293.75। ठीक है, हमारे पास यूनिट बच कितनी गई सर? हमारे पास 500 यूनिट बच गई, वेटेड एवरेज प्राइस से ही बचेगी 7.5625, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 7.5625, तो ये आ जाएगा आपके पास 3781.25। सर इशू करना मतलब सेल करना है क्या? हाँ बेटा, दो चीजें हो सकती है बेटा इसमें, मैं बता देता हूं आपको। यहां पे मैं सेल वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, उसका रीजन है, एक सिंपल सी चीज है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपके पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल किसके पास रखा होगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट के पास आपका क्या रखा हुआ है? रॉ मटेरियल रखा हुआ है। तो रॉ मटेरियल आप इश्यू किसको करोगे? प्रोडक्शन करोगे तो आपको ऐसा लेजर बनाना है, आप सेल कर रहे हो तो भी आपको ऐसा लेजर बनाना है। दैट इज वाई मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इश्यू लिख रहा हूँ। ये लेजर कब काम आता है? बेटा ये लेजर कब काम आता है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लेजर बनते हैं। आप एक मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूं। आप कभी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विजिट करना, ठीक है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां जाके आप विजिट करना, आप जाना, वहां क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, स्टोर डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये लेजर जो रखता है, लेजर जो बनाता है, वो कौन सा डिपार्टमेंट बनाएगा? ये बनाएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट, जिसके पास माल रखा हुआ होता है। ठीक है। सॉरी। अब क्या होता है कि आपको ये पता करना है कि गुड्स कितना है, मतलब पूरा प्रोसेस होता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी कि इतना सेल करना है, हमें सेल्स की रिक्वायरमेंट आती है, या फिर एस्टिमेट होता है कि इतनी सेल होगी, उसको फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको पूछेगा, क्या बोलते हैं, अपने स्टोर्स को पूछेगा कि आपके पास कितना स्टोर्स में है, अगर स्टोर्स में नहीं होता तो हम परचेज करते हैं मार्केट से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये कौन बनाता है? स्टोर डिपार्टमेंट बताएगा कि भाई उसके पास कितना गुड्स आया था, कितना गुड्स गया, किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये नॉर्मली किस में हो रहा है? ये मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है। क्या ऐसा सेल्स में हो सकता है? हाँ बिल्कुल होगा। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी होगा कि आपने कितना परचेज किया, कितना आपने सेल किया। तो यहाँ पे रिसिप्ट और इश्यू की जगह क्या आ जाएगा? परचेज और सेल। क्लियर है? सर बस इससे बैलेंस ही पता लगेगा कि लास्ट में कितना स्टॉक बचा हुआ है बस। डेफिनेटली। हमारा पर्पज क्या है, इस चैप्टर का पर्पज क्या है ओके सर। बेटा? हर एक चैप्टर का एक अपना पर्पज है। तो इस चैप्टर का पर्पज ये है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा हुआ है हमारे पास। यस ठीक है, सर, ओके समझ आ गया। अप्रैल 15 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया है, 18 को 300 यूनिट 10 रुपए से हमने परचेज किए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जगह कम है फिर भी लिख लेते हैं। अप्रैल 18, अप्रैल 18 को हमने क्या किया है, 300 यूनिट 10 रुपए से 3000। अब इसको इसको पता है सिंपल रखना आप लोग। अब यहाँ पे मैं बना तो देता हूँ कि तीसरा वर्किंग नोट अपन को बनाना है, बट एक चीज बताओ, आपके पास बैलेंस कितना होगा?
इसको अब इस तरीके से करो, आपके पास बैलेंस यूनिट कितनी होगी बताओ, यहाँ पे कितनी यूनिट आएगी ये बताओ। 800 800 बिल्कुल करेक्ट, 800 यूनिट आ गई यहाँ पे। मैं यहाँ 800 यूनिट लिख भी देता हूं। एक चीज बताओ, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? मेरे हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 800 की कॉस्ट कितनी है हमारे लिए, 3000 प्लस 3781.25, यही आएगी बच्चे कितनी आएगी, यही आएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6781.25। ओके, अब इसको हम लोग वर्किंग नोट में बना के देखते हैं कैसे आएगा। हमारे पास 300 यूनिट है 10 रुपए वाली, प्लस 500 यूनिट है हमारे पास 7.5625 डिवाइड बाय 300 प्लस 500। इस फॉर्मूले से हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा डिजिट में जा रही है तो मैं इसको पॉइंट्स में ले रहा हूं, 8.4765 या 66 ले लेते हैं हमको, ये हमारे पास इसकी वेटेड एवरेज प्राइस आ गई 8.4766। आप कैसे निकाल सकते हो इसको, डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, आप क्या करोगे, 6781 है, इसको 6781.25 डिवाइड बाय 800 डायरेक्टली कर दोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। आपको इतना कुछ लिखने की हर बार जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जितनी यूनिट है उसको प्लस करो, जितना अमाउंट है उसको प्लस करो, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट कर दो तो आपकी वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर क्लियर है। अब 20 को क्या किया है हमने, 500 यूनिट इशू की है, तो हम क्या करेंगे, अप्रैल 20 हमने 500 यूनिट इशू की है, हमारी प्राइस कितनी रहेगी 8.4766। अब इसको मल्टीप्लाई करके रख दो, हमारे पास 300 यूनिट बच जाएगी 8.4766 से, तो हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? बताओ सर, हमें ना वेटेड एवरेज प्राइस मेथड थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा हैं। अब मैं बता दूं बच्चों, आपको एग्जाम में, जब भी आपका मार्च में अप्रैल में एग्जाम होगा, तब आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। वो बोलेगा भैया ये क्वेश्चन रहा, इसको आपको क्या करना है, एक तो फीफो मेथड से करना है, एक लिफो मेथड से करना है, और एक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से करना है। ये आपको दिया होगा एग्जाम के अंदर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ यही आएगा, बट एक ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है और इसको बोलते हैं स्टोर्स लेजर बनाना। ठीक है यहां तक? अभी तक कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है? देखो बेटा, ये प्रोसीजरल पार्ट है, बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, कितना रिसीव हुआ, कितना इशू हुआ, कितना बैलेंस है। अब बैलेंस किस पे कर रहे हो आप, फिफो से कर रहे हो, लिफो से कर रहे हो, वेटेड एवरेज से कर रहे हो, इट डिपेंड्स कि आप कौन से मेथड से बैलेंस कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक बा? अरे बोलो भाई बोलो। चलो, तरुण जी ने बोल दिया ठीक बा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इससे पहले मैं कुछ और आपको बता दूं, आपकी बुक के अंदर लगभग 3 या 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर, जो अभी किया है उस पैटर्न के ऊपर है। 3 to 4 क्वेश्चन है, उनको आप घर पे जस्ट प्रैक्टिस कर लेना। उनमें से 2 क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। मतलब इसके अलावा करना ही नहीं है। बीकॉम पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है। जो मैंने करवाया है वो इलस्ट्रेशन समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और एक इलस्ट्रेशन, लिफो फीफो वेटेड एवरेज का करना है, दैट्स ऑल, काम खत्म आपका। अब 2 कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाने हैं। पहले कौन सा कॉन्सेप्ट समझाऊं, या आप बता दो, या फिर मैं ही बता देता हूं कौन सा कॉन्सेप्ट समझे अपन। मेरा मानना है कि अपन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है आपका जहां पे हम लोग फिजिकल काउंट करते हैं, जिसको आप पीरियोडिक मेथड भी बोल सकते हो। कौन सा मेथड बोल सकते हो आप?
पीरियोडिक मेथड भी बोल सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि इन परपेचुअल मेथड हम हर एक ट्रांजैक्शन के बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि एक जो पीरियोडिक मेथड होता है, पीरियोडिक मेथड में आप क्या करोगे, ईयर एंड होगा या एक पीरियड के एंड होने के बाद 31 मार्च को क्या करते हो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हो। अब प्रॉब्लम ये आती है, बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 31 मार्च को जाके काउंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। आप एक चीज बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि 31 मार्च को आप ऐसे बोल दोगे और भाई सारा काम धंधा बंद कर दो, हम पहले फिजिकल काउंट करेंगे, हमारा स्टॉक कितना है ये करेंगे, तो दुकानदार आपको बोलेगा भाई ऐसा नहीं हो सकता। आप एक काम कर सकते हो, जैसे हमारा ये अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, और ये मार्च मंथ है, और ये हमारा नेक्स्ट ईयर का अप्रैल मंथ है, ये हमारा 31 मार्च है, ऐसा होता है। अब क्या होगा, आप जैसे एज एन ऑडिटर भी आप जाते हो या फिर कोई भी जाके बोलता है कि मेरे को फिजिकल काउंट करना है, तो ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप लोग क्या कर पाओ, आप लोग ये कर पाओ कि 31 मार्च को जाके खड़े हो गए डट के कि हम फिजिकल काउंट करेंगे, सारे काम धंधा बंद कर दो, शटर बंद कर दो, 31 मार्च हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपका जो बिजनेस है, आपका धंधा है, हूबहू चलता रहता है। फिर सर फिजिकल काउंट कैसे होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, और ऑप्शंस हैं हमारे पास, और उपाय हैं। आप एक काम करो ना, यहाँ पे 20 मार्च को आप काउंट कर लो, या फिर आप 15 अप्रैल को काउंट कर लो। ऐसा हो सकता है ना बेटा कि हमने काउंट यहाँ पे कर लिया है या यहाँ पे कर लिया है। आप जो फिजिकल काउंट ले रहे हो वो काउंट आप कहाँ कर सकते हो, या तो 31 मार्च से पहले कर सकते हो या 31 मार्च के बाद कर सकते हो। ऐसा हो सकता है क्या? हो तो सकता है सर, पर दिक्कत ये आएगी कि यहां से यहां तक जो ट्रांजैक्शन हुआ है उनका क्या करें। भाई आपके पास, आपने 20 मार्च को सपोज फिजिकल काउंट कर लिया, अब 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कुछ ट्रांजैक्शन होंगे, आपके पास गुड्स आएगा भी, गुड्स जाएगा भी। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि बिफोर 31 मार्च अगर हम फिजिकल काउंट करते हैं तो कौन सी चीजें हमें स्टॉक में ऐड करनी चाहिए और कौन सी चीजें लेस करनी चाहिए कि हम 31 मार्च के स्टॉक पे पहुंच जाएं। बेटा आप लोगों को अल्टीमेटली कौन सा स्टॉक चाहिए होता है, आपको अल्टीमेटली कौन सा स्टॉक चाहिए होता है, बताओ भाई, आपको कौन सा स्टॉक चाहिए होता है 31 मार्च का। हम लोग जिस दिन बैलेंस शीट बनाते हैं उस दिन का स्टॉक चाहिए होता है। क्या काउंट उससे पहले बाद में हो सकता है? हो सकता है। काउंट कर लो, उससे पहले कर लो, बाद में कर लो, कुछ एडजस्टमेंट होंगे, उन एडजस्टमेंट को हम क्या करेंगे, निपटा देंगे और काम हो जाएगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। अब हम मार्च मंथ में यहां पे ले रहा हूं कि ये आपका पूरा क्या है, ये मार्च मंथ है, ठीक है। इस दिन हम काउंट कर रहे हैं, मैंने बोला कि हम 20 मार्च को काउंट कर रहे हैं, और ये हमारा 31 मार्च 2021 है। इस दिन हम काउंट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम काउंट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहां से यहां तक हमारे पास कुछ क्या दी होंगी, परचेजेस भी दी होंगी, और यहां से यहां तक हमें कुछ सेल्स भी दी होगी। ऐसा होगा क्या इस ड्यूरेशन की, इस ड्यूरेशन की क्या हमें परचेज और सेल्स दी होंगी क्या? बोलो जी, क्या इस ड्यूरेशन की हमें परचेज और सेल्स दी होंगी क्या? सो गए? यस सर। दी होगी बिल्कुल। बेटा अब क्या हुआ, 31 मार्च को ऐसे ऐसे दे दिया हमको कि स्टॉक एज ऑन 31 मार्च हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें जो स्टॉक कैलकुलेट करके दिया है वो हमें स्टॉक काउंट जो हुआ है, स्टॉक काउंट हुआ है 20 मार्च 2021 का। कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो ना उसको, कोई गम नहीं है। हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, 31 मार्च वाले पे पहुंचना है, पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हम 31 मार्च वाले स्टॉक पे पहुंचना है, हम पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे, एक मिनट रुको, मेरे पास क्वेश्चन आ गए हैं तो मैं आपको क्वेश्चन बता है ना। स्टॉक काउंट हमारे पास कब आया है बेटा, 20 मार्च को। स्टॉक काउंट कब आया है, 20 मार्च को।
अब ये होगा, एक चीज बताओ, 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मैंने परचेजेज किए हैं, उससे मेरा स्टॉक कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। तो मैं इसमें क्या चीज ऐड कर दूं? क्या? परचेजेज बिटवीन ये मैं ऐड कर दूंगा इसमें बेटा? एक चीज बताओ, 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मैंने परचेज किया, तो उससे मेरा स्टॉक बढ़ गया होगा। मेरे को अल्टीमेटली ये तय करना है ना कि 31 मार्च का स्टॉक कितना है। तो मैं तो 20 मार्च को ही काउंट करके बैठ गया, तो ठीक है, मैंने 20 मार्च को काउंट कर लिया, तो उसके बाद मेरे पास जो जो परचेजेज की होंगी वो मेरे पास क्या हो गई? ऐड हो गई। अब दूसरी चीज, मैंने क्या 20 मार्च से 31 मार्च तक सेल भी की होगी? की होगी नहीं की होगी? पर की होगी ना डेफिनेटली आपने। तो क्या करूं मैं? यहां पे मैं सेल्स नहीं लूंगा, क्या लूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कौन सा? बिटवीन टू 31 मार्च 2020। तो क्या मेरे पास ये जो स्टॉक आएगा, ये कौन सा आ जाएगा? स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 आ जाएगा क्या बेटा? और भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, मैंने आपको मोटा मोटी बताया है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है आपका। तो एक चीज बताओ मुझे, क्या मेरा 31 मार्च 2021 का स्टॉक इस तरीके से आ जाएगा क्या? डाउट है इसमें कुछ? भैया एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया वाला दिमाग लगाओ आप लोग कि भाई ये चीज कि अनेबल है हम 31 मार्च को स्टॉक काउंट करने में, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, उससे पहले स्टॉक की काउंट कर लो। 20 मार्च को स्टॉक काउंट करके बैठ के कि भैया मेरा स्टॉक यहाँ पे कितने का है। मैं यहाँ पे ये ना इनको हटा देता हूँ। मैंने बोला कि मेरा स्टॉक यहाँ पे कितने का है, मेरा स्टॉक यहाँ पे कितने का है, मैंने लिख लिया। 20 मार्च को मेरे पास 5 लाख रुपए का स्टॉक काउंट हो गया। ठीक है, 5 लाख से ज्यादा लिख दिया क्या मैंने? 5 लाख का स्टॉक 5 लाख का मैंने स्टॉक ले लिया। मैंने 5 लाख रुपए का स्टॉक काउंट ले लिया इस जगह पे। अब मैं बोलता हूं 20 से लेकर 31 तक मैंने और माल आया है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक में ऐड हुआ होगा बेटा। भाई जिस दिन स्टॉक लिया उससे 31 मार्च तक जो माल मेरे पास आया होगा, जो मैंने परचेज किया होगा, वो डेफिनेटली क्या हुआ होगा? ऐड हुआ होगा। सपोज मैंने 60,000 रुपए का माल और परचेज किया है, तो मेरे पास 5,60,000 का माल हो गया। अब दूसरी चीज, मेरे पास माल आया है तो माल गया भी होगा। भाई मैंने सेल तो की होगी ना बच्चों? बच्चों मैंने सेल की होगी नहीं की होगी? यस सर। की होगी। अब सेल की होगी, सपोज मैंने सेल की है 1 लाख रुपए की सेल की है, बट वहां पे जो सेल की है 1 लाख रुपए की, उसमें मेरा कॉस्ट कितनी है उसकी? बेटा सेल के अंदर हमेशा दो एलिमेंट होते हैं, एक प्रॉफिट का और एक कॉस्ट का। तो यहाँ पे स्टॉक माइनस कर रहा हूं, तो स्टॉक की सिर्फ क्या माइनस होनी चाहिए? कॉस्ट। क्या माइनस होनी चाहिए बेटा? कॉस्ट। जब भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, अगर स्टॉक की बात हो रही है तो स्टॉक में हमेशा अगर वो सेल्स वैल्यू दी हुई है तो आपको क्या करना है? उसमें से प्रॉफिट को हटाना है और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? वहां पे उसकी कॉस्ट लिखनी है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेल्स दी होगी और कॉस्ट भी दी होगी। जैसे मैंने बताया कि सेल्स वैल्यू इज 1 लाख एंड कॉस्ट वैल्यू इज 80,000, तो यहाँ पे माइनस कितना होगा? 80,000। 80,000। तो मेरे पास 31 मार्च का स्टॉक आ गया, और 31 मार्च का स्टॉक कितना हो जाएगा? 5 लाख माइनस, सॉरी 5 लाख प्लस 60,000, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 4,80,000। और क्वेश्चन में रिक्वायर्ड भी क्या होगा? यही होगा। और एडजस्टमेंट हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि एडजस्टमेंट नहीं होंगे, बट मोटा मोटी आपके दिमाग में गया कि भैया अगर ऐसा दिया होगा तो ऐसा होगा। अब इसको बोलते हैं हम लोग, इसको पीरियडिक मेथड हटा देता हूं, यहां पे बोलते हैं हम इसको इसको आप डाल लो चाहे से अपने उस पे, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक टेकिंग बिफोर 31 मार्च। हम क्या कर रहे हैं?
या फिर आप इसको बोल सकते हो बिफोर ईयर एंड। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, स्टॉक का ईयर एंड से पहले स्टॉक टेकिंग कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से जाना है। यहां समझ में आ गया बेटा ये? तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट क्या है सर इसमें और एडजस्टमेंट्स कैसी हो सकती है, मतलब? बेटा? वो अब क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा ना मैं आपको, ओके सर। है ना। इसमें सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कि आपने कंसाइनमेंट पे भेज रखा है तो क्या होगा, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, तो हम समझेंगे। मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स मैं बता रहा हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ओके सर। अब हमारा ये पहला पॉइंट हो गया, स्टॉक टेकिंग बिफोर 31 मार्च वाला। उसके बाद आएगा दूसरा, मैंने बताया कि स्टॉक टेकिंग, सपोज हमने सोचा था कि 20 मार्च को स्टॉक काउंट कर लेंगे, लेकिन उस दिन हमारे मजदूर थे या एम्प्लॉय थे वो हड़ताल पे चले गए। आपको पता है इंडिया क्यों बेहाल है? क्योंकि यहाँ पे लोग हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, रोडों पे आ जाते हैं। तो ऐसा हो गया कि हम 20 मार्च को नहीं कर पाए। तो भाई 31 मार्च निकल गया, अब कोई हाथ में से चीजें थोड़ी निकल गई, कोई बात नहीं, आप एक काम करो 15 अप्रैल को कर लो। तो हम इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्टॉक टेकिंग आफ्टर 31 मार्च, या फिर आफ्टर ईयर एंड। आप ईयर एंड के बाद क्या कर रहे हो, स्टॉक टेकिंग कर रहे हो। अब मैं वापस से आपको जो मंथ बना रहा हूं वो कैसे बना रहा हूं, दिस इज मार्च मंथ और दिस इज अप्रैल मंथ। ओके, ये हमारी 31 मार्च 2021 है। हमें इस पॉइंट का स्टॉक चाहिए होता है। हमेशा क्या होता है, हमें जो स्टॉक चाहिए होगा वो 31 मार्च का चाहिए होगा, लेकिन हम जो स्टॉक टेकिंग है वो यहां ले रहे हैं कब की, 15 अप्रैल की। हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमारी स्टॉक टेकिंग है। हम स्टॉक टेकिंग कब कर रहे हैं, हम स्टॉक काउंट कब कर रहे हैं, 15 अप्रैल को। अब समस्या फिर पैदा हो गई हमारे पास कि भैया इस ड्यूरेशन में हमने क्या किया होगा, इस ड्यूरेशन में हमने क्या किया होगा, ट्रांजेक्शन किए होंगे। तो उन ट्रांजेक्शन्स का, उन ट्रांजेक्शन्स का जो जो भी एलिमेंट था उसको क्या करना है, हमें हटाना है। कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी, तो हम 31 मार्च के स्टॉक पे आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे बेटा, कुछ चीजें ऐड कर देंगे, कुछ चीजें लेस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ दिमाग खुला रखना है। और बेटा एक और चीज मैं बता दूं आपको, अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में आप रट के कुछ नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने ये लिखवाया, तो ईमानदारी की बात ये बता दूं, मेरे को नहीं पता कि क्या, अगर आप ऐसे पूछोगे ना सर कौन सा ऐड करोगे कौन सा लेस करोगे, मुझे नहीं पता है। मैं ये सोचता हूं कि ऐड क्यों हो रहा है और लेस क्यों हो रहा है, आपको सोचना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, पूरी पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या है? सबसे पावरफुल चीज क्या है, सबसे पावरफुल चीज क्या है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल चीज क्या है? दो बच्चों ने जवाब दिया है, मनी। तरुण गोयल साहब हाँ बढ़िया हो, आप बोल रहे हो मनी। आई अग्रीड कि पैसा बहुत पावरफुल होता है, बट जो सबसे पावरफुल चीज होती है ना इस दुनिया में, वो है ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग। ये 10 ग्राम का जो भेजा है ना, ये सबसे पावरफुल चीज है। अगर आप उसका उपयोग करोगे ना, तो आप मनी, ये असेट, बिल्डिंग, कार, ये सब कुछ कर सकते हो। आपको क्या यूज करना है, अपना ये 10 ग्राम का भेजा है ना, इसको यूज करना है। और अकाउंट्स में तो पर्टिकुलर आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पावरफुल चीज बेटा ब्रेन होता है, इंसानी ब्रेन होता है, इंसान का दिमाग होता है। ये कितने इनोवेशंस कर सकता है, कितनी चीजें कर सकता है। तो सबसे पावरफुल चीजों में अगर बोला जाएगा तो हम दिमाग को ही मानते हैं, नेचर को भी नहीं मानते, क्योंकि नेचर भी है पावरफुल, बट नेचर को भी तब्दील कर देते हैं लोग कई कई नई चीजों में। तो पावरफुल चीजों में बोलेंगे तो हम दिमाग ही होगा। ओके, अब स्टॉक टेकिंग आफ्टर 31 मार्च है, तो वहां क्या होगा? सर हम लोग कौन से स्टॉक पे होंगे, वापस से हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। आप लोग कॉपी कर रहे हो ना साथ के साथ बेटा? हमें चाहिए स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो हमें दिया कौन सा स्टॉक होगा, हमें ये वाला स्टॉक दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे
स्टॉक आज ऑन, नहीं 31st थोड़ी आएगा, 15th ऑफ अप्रैल कब का दिया होगा, 15th ऑफ अप्रैल 2021 का हमें ये स्टॉक दिया होगा। अब इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजें हम इसमें लेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे दिमाग को अप्लाई करना है। कैसे बेटा, 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक हमने सेल की होगी, सेल करने से 31 मार्च के स्टॉक में, प्लीज केयरफुली सुनना इसको, मैं बात करूं हम 31 मार्च के स्टॉक में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। सेल करने से कब, इस ड्यूरेशन में बेटा, कब से कब, इस ड्यूरेशन में सेल करने से 31 मार्च के स्टॉक में क्या होगा, कमी आएगी या बढ़ेगा? कम होगा सर। कम हुआ होगा, तो वापस से क्या ऐड करेंगे हम उसको, यस क्योंकि सर। हमें 15, देखो हमें कहां से कहां आना है ये इंपॉर्टेंट है। हम 15 अप्रैल पे खड़े हैं, हमें वापस से कहां आना है 31 मार्च पे, तो हम 15 अप्रैल में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप एक चीज बताओ, आपने यहां से यहां पे, जब यहां 31 मार्च पे होंगे आपने सेल किया होगा, तो यहां के स्टॉक को अगर कंपेयर करेंगे तो आपके सेल करने से, इस ड्यूरेशन में सेल करने से 31 मार्च का स्टॉक क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो वापस से क्या कर दें हम उसको ऐड कर दे, तो यहां क्या चीज ऐड होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ऐड हो जाएगा। अब इस ड्यूरेशन में, यहां से यहां तक, इस ड्यूरेशन में हमने जो परचेज किया होगा उससे आपका स्टॉक क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। हेलो, हमने यस सर। 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक जो भी परचेजेस की होंगी उससे मेरा स्टॉक बड़ा होगा क्या बेटा? स्टॉक बड़ा होगा तो हमें वापस से माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेजेस जो भी होंगी, परचेजेस ऑफ गुड्स जो भी होगा वो उसको माइनस कर देंगे। और कौन सा ये है, बिटवीन 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का, और यहां भी कौन सा आ जाएगा, 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का। एक बार यहां तक आप लोग पूरा कॉपी कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। यहां तक कॉपी हो गया, साथ में कर लिया था या कर रहे हो? एक चीज बता दो बस मुझे, ये दो स्टेटमेंट काम के हैं आपके, ध्यान रखना, ये दोनों स्टेटमेंट आपके काम के हैं। सर एक बुक की प्लीज पीडीएफ शेयर कर देना और सिलेबस की पीडीएफ भी शेयर कर देना। तरुण मैं आज कर दूंगा बेटा ग्रुप पे, आपको इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ आपको ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी और सिलेबस की भी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। है ना, मैं क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो आरबीडी रमेश बुक डिपो की फोर राइटर की बुक आती है, वो आप लोग बाय कर लेना, तो आपके लिए ज्यादा सही हो जाएगा। एक बार यहां तक कॉपी करो। डन, हाँ भाई सब लोगों ने कर लिया यहां तक कॉपी? Yes, sir. ओके ओके। अब एक चीज बताओ, अपन लोगों ने बेसिकली 2 दिन में क्या क्या किया है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम आज लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। और सैटरडे को या मंडे को जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उस क्लास के अंदर हम इसके सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और ऑलमोस्ट 2 दिन में ये चैप्टर हमारा ओवर भी हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है और 20 नंबर का आएगा। अब सुनो मेरी बात को, हमने क्या किया, पहली चीज इन्वेंट्री का मतलब क्या है। आपसे कोई पूछा जाए कि भाई इन्वेंट्री का मतलब बताओ, इन्वेंट्री का बहुत सिंपल सा मतलब है अनसोल्ड गुड्स या अनयूज्ड गुड्स। सर अनयूज्ड गुड्स क्या बोला आपने? अनयूज्ड गुड्स हमारे लिए इन्वेंट्री होगा, बिल्कुल होगा। देखो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होगी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए होगा स्टॉक इन ट्रेड, मतलब बेचेगी वो माल तो उसके लिए तो अनसोल्ड गुड्स हो जाएगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए क्या, रॉ मटेरियल परचेज किया, वो जितना मैन्युफैक्चरिंग में यूज आ गया वो तो यूज्ड हो गया, जो पड़ा हुआ है वो क्या हो गया, अनयूज्ड हो गया। तो दो तरह की चीज होती है, एक पहला कौन सा, अनसोल्ड और अनयूज्ड गुड्स है, वो आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेंट्री क्या होगी, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। पहला रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। फिर मैंने क्या बोला आपको, लूज टूल्स। लूज टूल्स के बाद एक और बताया था मैंने, लूज टूल्स हो गया सर, लूज टूल्स हो गया और स्पेयर पार्ट्स हो गया। फिर एक पैकिंग मटेरियल है, वो भी उनके लिए क्या है, इन्वेंट्रीज का पार्ट है। तो इतना सा इन्वेंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करना, प्रॉपर वैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट था। भाई इन्वेंट्री को प्रॉपर वैल्यू करना क्यों जरूरी था। देखो
सबसे पहली चीज, इन्वेंट्री कहां आती है? इन्वेंट्री आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का इंपैक्ट पीएनएल पे पड़ता है। तो अगर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को सही से वैल्यू नहीं किया तो आपका नेट प्रॉफिट सही नहीं आएगा। तो हमको प्रॉफिट निकालना है, इसलिए हमें इन्वेंट्री की वैल्यू सही चाहिए। दूसरी चीज, इन्वेंट्री कहां आती है आपके पास? दूसरी जगह बैलेंस शीट में आती है। तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है हमारी बिजनेस की, तो भी इन्वेंट्री की वैल्यू सही होना बहुत जरूरी है। तीसरा, हमें कंप्लायंस करना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का, तो उसके लिए भी इन्वेंट्री की वैल्यू सही होना जरूरी है। चौथा, हमें कंप्लायंस करना होता है किसका? कंपनीज एक्ट का, तो भी हमें इन्वेंट्री की वैल्यू सही होना जरूरी है। दो मेथड मैंने आपको बताया, पीरियोडिक मेथड होता है, परपेचुअल मेथड होता है। इन पीरियोडिक मेथड हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के दिन, मतलब एक पीरियड एंड होने के दिन। जैसे कि हम क्या करेंगे, 31 मार्च को फिजिकल काउंट ले लिया, उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर परपेचुअल मेथड में क्या होता है? सर परपेचुअल मेथड का मतलब, अगर आप उसका मीनिंग देखोगे गूगल पे जाके, तो परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर। निरंतर का मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या करना है? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर आप देखोगे तो आपको बेसिकली मेथड दिए हुए हैं, फीफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। देखो फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज, इसका क्वेश्चन आता है। सिंपल एवरेज का आपके यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, आपके मॉड्यूल में, आपकी बुक के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने इसलिए करवाया नहीं है, लिखवा दिया कि भाई सिंपल एवरेज भी होता है। कल को बोलो सर आपने पढ़ाया नहीं था, सिंपल एवरेज मेथड होता है, लेकिन इसका क्वेश्चन है भी नहीं और आएगा तो बहुत टफ क्वेश्चन होता है, तो इसको करना भी नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। आपके बुक में क्वेश्चन भी नहीं है, ना आता है इसका क्वेश्चन। और देखोगे तो सबसे टफ जो मेथड होता है वो सिंपल एवरेज मेथड ही होता है, तो इसलिए हमें सिंपल एवरेज मेथड करना भी नहीं है अभी, है ना। अब बात ये आती है सर फीफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज का, इसका जो क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इन तीन मेथड को एक साथ क्वेश्चन में पूछेगा। इन तीनों मेथड को एक साथ क्वेश्चन में पूछेगा और इन तीनों मेथड को आपको एक साथ लेजर बना के आना है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से एक आने के चांसेस हो जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। फिर हमने इसके क्वेश्चंस देखे हैं कि फीफो मेथड कैसे होगा, लिफो मेथड कैसे होगा। फिर हमने एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन किया जिसमें फीफो मेथड, लिफो मेथड और वेटेड एवरेज का क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। फिर हम आए थे कि स्टॉक टेकिंग कैसे होती है, बिफोर 31 मार्च होगा तो क्या होगा और आफ्टर 31 मार्च होगा तो क्या होगा। यह हमने ओवरऑल अभी तक देखा है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बेसिक चीज है, आपने कंजर्वेटिज्म पढ़ा होगा, कंजर्वेटिज्म कैसे होता है, एनआरबी, कॉस्ट बिच एवरेज लोअर पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो है ना, एक कहावत है इसमें मतलब लाइटर मोड पे लेना बच्चों, कोई इश्क मोहब्बत वाला बच्चा हो तो उसको ऐसे नहीं कि सर आप हमारी प्रेमिका या प्रेमी के लिए ऐसे कैसे बोल रहे हो। एक कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में भूल जाऊंगा तो मैं बता देता हूं आपको, कि हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब ये एक मेरा स्टूडेंट था, फाउंडेशन का था या फिर सीए इंटर का था, उसने मुझे एक मीम भेजा था, है ना, वो मीम शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, तो आपको भी शायद वो याद रह जाएगा कि भाई तुम अपनी एक्स को भूल जाओगे, प्रेजेंट को भूल जाओगे, फ्यूचर को भूल जाओगे, लेकिन ये चीज मत भूलना कि कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, मतलब कुछ इस टाइप का मीम था। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी स्टॉक को वैल्यू करते हैं हम, तो हम करते हैं कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पे। इस टाइप का कोई मीम आया था मेरे पास, आजकल जो क्रिएटिव लोग हैं करते रहते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को कि एक्स को भूल जाना, प्रेजेंट को भूल जाना, फ्यूचर को भूल जाना, लेकिन ये बात अपने दिमाग में रखना कि स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। क्लियर है सर एनआरबी क्या होता है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मैं बता देता हूं इसको भी। एनआरबी का मतलब क्या है मेरे बच्चे इसका मतलब है नेट रिलाइजेबल वैल्यू। और कल हम जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसी से करेंगे कि एनआरबी का मतलब क्या बोलते हैं, एनआरबी का मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू तो है ही, बट इसको किस तरीके से हमने नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर नेट रिलाइजेबल वैल्यू दी हुई है तो आप किस तरीके से निकालोगे यार, ये एक मिनट, नेट रिलाइजेबल वैल्यू आप किस तरीके से निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मतलब एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा तो आपको आ जाएगा समझ में कैसे होगा। एक मिनट बेटा, बता ही देता हूँ आपको मैं। नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है,
नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू आप किसको मानते हो, क्या होती है। ये नेक्स्ट क्लास का पार्ट है हमारा। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे पूछ लेना, कुछ भी दिक्कत आए। और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं इतना ही क्लास में करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही बेटा, कल खूब पतंगबाजी करो और खुद का और घर वालों का ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर। बाय सर। सर बाय वो बाय पीडीएफ शेयर करवा देना याद से। हाँ बेटा मैं करवा दूंगा, अभी करवा दूंगा।